इसको बोलते हैं मंतक। The term logic derived from the Greek word logos, which means thought or words. मंतक इस्लामिक वर्ड है। हमारी बहुत ज़्यादा समझने महरूमी है मुसलमानों की कि जो चीज़ें हम लोगों की इस्लाम ने क्रिएट की वो ही अंग्रेज़ ले गए, वो ही ग्रीक उठा के ले गए और बाद में अपने ही बुक्स का नाम उन्होंने यूज़ करके उसको बता दिया कि ये बुक हम लोगों की क्रिएट की है। उनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों की मजबूरी बन गई है कि हम उसे कहते हैं कि ये तो उस बंदे ने हम लोगों के लिए लिख के दी हुई है। अब लॉजिक है, टर्म लॉजिक इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से ये लिखा है लोगोस से। लोगोस का मतलब है थॉट और वर्ड। थॉट आप उसकी सोचो विचार, गौर व फिक्र, उस चीज़ को लेते हैं। एक मंतकी इंसान या मंतकी नुक्ता नज़र से जब भी किसी चीज़ को देखा जाता है, किसी मैटर को देखा जाता है, तो वहाँ पर गौर व फिक्र की जाती है। गौर व फिक्र करने के बाद उससे जाके आगे फैसले किए जाते हैं। ये नहीं कि हम उससे कह देते हैं कि भाई आप इस तरह से कर लें, ये चीज़ सामने आ गई है तो उसी के मुताबिक ही फैसला कर दें। नहीं, इंसान ख़ासूसी तौर पर जो जजेस होते हैं वो जहाँ पर भी फैसला करते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि मैं इस पर गौर व फिक्र करूँ, इस पर सोचूँ, इसको समझूँ, इसका जो नतीजा है उस तक निकलने की कोशिश करूँ कि ये जो मैटर आया है आखिरकार उसका नतीजा निकलना क्या है। उसका फैसला लिखते वक्त तो उसको सोच समझ कर अपना लॉजिकली तौर पर उसका आइडिया देगा, ना कि वैसे ही जैसे कि एक फॉर्मली तौर पर इंसान दे देता है कि भाई इसका मकसद ये होगा। अब अगर सिंपल उसकी डेफिनेशन देखी जाए कि डेफिनेशन क्या है, इसकी लॉजिक की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। लॉजिक डेफिनेशन है द साइंस ऑफ फॉर्म एंड आर्ग्यूमेंट। द साइंस ऑफ फॉर्म एंड आर्ग्यूमेंट and the condition of their validity is known as logic. The science of form and argument and the conditions of their validity is known as logic. Argument का मतलब होता है बहस, बातचीत करना। ये एक रूम है, ये क्लासरूम है, यहाँ ये एक क्लासरूम है, एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ये क्लासरूम है, यहाँ पर टीचर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट अब ऑटोमेटिकली इनका जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि यहाँ पर स्टूडेंट भी आते हैं।
ये एक लॉजिकल पॉइंट से हम इसको डील करेंगे। ये साइंस का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है? साइंस यहाँ पर आप वो नहीं कह सकते बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वाली साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर साइंस लेंगे, आप इसको मैथमेटिकल पॉइंट से देख सकते हैं कि लॉजिक है क्या। लॉजिकल पॉइंट से देखेंगे किसी भी मैटर को। मैंने ये जो एग्जांपल दी उसका मतलब ये था कि अगर किसी को साबित करना है कि क्या अली इस क्लास में पढ़ता था या अली एक स्टूडेंट है, या ये साबित करना कि आया कि ये कोई कॉलेज है या नहीं, तो इसके लिए ये क्लासरूम है, फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर टीचर आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड दे दें कि यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, तो क्या नतीजा निकलेगा? ये वाकई में एक कॉलेज है। ये लॉजिकली तौर पर जहां पर आप किसी नतीजे पर निकलने की कोशिश करते हैं, ये वो वाली साइंस है। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ थॉट एज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। लॉजिक स्टडी ऑफ थॉट भी है। आप अगर लॉजिक की एक और डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ थॉट एज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। अब लॉजिक कितनी टाइप्स क्या है? आप इसकी काइंड्स ले लें। फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल, रवायती, और सेकंड है मॉडर्न। ट्रेडिशनल लॉजिक का जो कंसेप्ट है वो सामने लाने वाला था अरस्तु, और इसकी जो फॉर्म ऑफ लॉजिक विच इज बेस्ड अपॉन द लॉजिकल डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल इज नोन एज ट्रेडिशनल लॉजिक। जो नज़ायर या जो फॉर्म ऑफ लॉजिक उसके नजरिए पर बेस करती थी अरस्तु के, उसको हम कहते थे कि ये अरस्तु का ट्रेडिशनल जो है लॉजिक है। और जो वो लॉजिशियन जो थे, वो जो इसके लॉजिकल डॉक्ट्राइन को स्टडी करते थे, लॉजिशियन मंतकी जो शख्स थे, मंतकी अफराद थे, जो इसके मंतक को पढ़ते हुए, अरस्तु के मंतक को पढ़ते हुए, इसके डॉक्ट्राइन को पढ़ते हुए फैसले करते थे आगे, उन्हें भी कहा जाता था ये ट्रेडिशनल लॉजिशियन है। अब दूसरा इसकी फॉर्म जो है वो मैंने आपको बताई है, ये है मॉडर्न। सेकंड जो है वो डील करता है मॉडर्न से। इस पर ये जो थी मॉडर्न लॉजिक इन्फ्लुएंस्ड हुई मैथ से। मैथ के जो फार्मूले थे 2 + 2 = 4, एक्यूरेट आंसर उसका 4 आता है। मतलब ये जो मॉडर्न थे इस पर मैथ का असर हुआ। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया कि साइंस, फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री, बायो, इसका नहीं, क्योंकि मैथ भी एक साइंस है। ये उस साइड पे चले गए, ये उनसे डील किया। The form of logic which is based upon the mathematical doctrine is known as modern logic. अगर modern logic की कोई definition पूछे, the form of logic which is based upon the mathematical doctrine, the form of logic which is based upon the mathematical doctrine is known as modern logic. This form is also known as mathematical logic. The form of logic is mainly dominated by the use of symbols, so it is known as symbolic logic भी से कहते हैं। प्लस का साइन, माइनस का साइन, पाई का साइन, जिस तरह से भी मैथमेटिकल हैं, वो कहते हैं अगर इससे ये सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल्स से रिलेटेड अगर आप कहते हैं कि कोई सिंबॉलिक फॉर्म इस्तेमाल करके कोई भी आपको नतीजा दिखाया गया है, तो आप उसको कहेंगे दिस इज सिंबॉलिक लॉजिक या दिस इज मैथमेटिकल
लॉजिक, उसको मैथमेटिकल लॉजिक भी वो कहता है कि आप कह सकते हैं। और वो दूसरे वाले की डेफिनेशन क्या बनेगी? अब एक टॉपिक आता है कि स्कोप ऑफ लॉजिक इन द फील्ड ऑफ लॉ। लेक्चर के दौरान बोलने की इजाजत में बाद में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम लॉ से रिलेट डील कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि लॉ में लॉजिक का की वैल्यू क्या है, इसका स्कोप क्या है, हम क्यों इसको बार बार जो लॉजिक के पॉइंट को क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो कहता है कि पहला जो है कि हम जानते हैं, पहला जो है इसका स्कोप है कि लॉजिक एक आर्ट भी है, लॉजिक एक आर्ट है एज वेल एज साइंस, आर्ट भी है और एक साइंस भी है। दूसरा वो कहता है कि इसका क्या है स्कोप, अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट वो कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इज फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड कंडीशन ऑफ देयर वैलिडिटी। जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो मौजू होता है, जिसके बारे में डिस्कस करना होता है लॉजिक ने, फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बताया कि बहस जो तैयार करते की जाती है, एंड द कंडीशन ऑफ देयर वैलिडिटी, और उस पर लगाना कि मैंने जो दलाइल दी हैं वो सच हैं, वो वैलिड हैं, उससे यह चीज डील की करता है। और जहां पर भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, आप ये ध्यान में रखिए कि दोनों तरफ से मुकला साहबान पेश होते हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट पेश करता है, दूसरा अपने आर्ग्यूमेंट पेश करता है। अब उन्हीं आर्ग्यूमेंट को, उन्हीं को आगे देखते हुए जज फैसला करता है। अब ये देखता है कि किसने वैलिड तौर पर, वैलिडिटी क्या है, उनके आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी क्या है, इनके आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी क्या है, कि आगे जो डिसीजन लेना चाहे कोर्ट तो वो किस तरह से किस चीज को देखेगी। वो इसको देखेगी कि आया कि इसने जो आर्ग्यूमेंट किया है वो वैलिड भी है, वो बनता भी है, वाकई में केस से रिलेटेड भी है या नहीं। लॉजिक की वो कहते हैं थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी दोनों तरह से होती है। एक गिलास है, गिलास के अंदर है पानी। अब एक बहस चल पड़ती है दोनों तरफ से कि ये गिलास जो है इसके अंदर ठंडा पानी है या इसके अंदर गर्म पानी है। अब उस पर लॉजिक देखा जाएगा कि एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर तो वहां पर ये देखा जाएगा, अगर ठंडा पानी है तो उसकी पोजीशन सामने दिखाई देती है कि गिलास के बाहर भी वो शो हो रहा होता है, और अगर वो गर्म पानी है तो उससे कोई ना कोई धुआं टाइप जो निकल रहा होता है। अब इस पर आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं कि ये सामने एक चीज है, ये एक पेन है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किए जाएंगे कि ये क्या है, ये ब्लैक पॉइंटर है, इससे क्या होता है, आप उससे यूज करके आप व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, ये इरेजेबल है नहीं है, ये चीजें उसके बाद जिस मकसद को साबित करना होता है कि आया कि ये परमानेंट है या ये रेज हो जाता है, इस चीज को साबित करने के लिए ले ले तो ये क्या दे, इसके देखा जाएगा कि इसके ऊपर लोगो क्या है, इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करके, मंतक अप्लाई करके आप उसका डिसीजन लेंगे कि वाकई में ये चीज ऐसे है, पॉसिबल है या नहीं है। फिर जो फैसला देने वाला बैठा है वो भी तो इसी चीज को देखेगा कि वाकई में ये हमारा दिमाग इस चीज को कबूल करता भी है या नहीं करता। एक बच्चा पैदा होता है, 1 साल बाद जाके एक बकुए से ठीक हो गया, अब बर्थ सर्टिफिकेट उसका पहले बना हुआ है। अब इसको जब प्रूफ करने के लिए आते हैं तो एक इंसान अपना लॉजिक अप्लाई करेगा कि ये जो बच्चा है इसकी उम्र इतनी बनती भी है या नहीं। हम देख के बता सकते हैं इस ये या 22 साल का होगा, ये 25 साल का होगा, इसकी उम्र ये बूढ़ा है तो बूढ़े को आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं भाई ये 20 साल का है। इंसान अपने जहन से गौर व फिक्र करके जिस नतीजे तक निकलता है
उसी गौर व फिक्र करने को मंतक बोलते हैं कि मंतकी इंसान किस तरह से फैसला करता है, उसको क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है, क्या क्या आर्गुमेंट दलाल इस्तदलाल बोलते हैं इसको, अपना रीजनिंग को जो आप इसके साथ ही अटैच करेंगे। अब वो कहते हैं थ्योरेटिकल यूटिलिटी क्या है, थ्योरेटिकल तौर पर आप इसकी यूटिलिटी को कैसे लेते हैं। यूटिलिटी अफादियत होती है, फायदा होता है। स्टडी ऑफ लॉजिक मेक द लॉयर अवेयर ऑफ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट की भी टाइप्स के बारे में आगाही हमें इस लॉजिक से मिलती है एक वकील को। सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ लॉजिक आल्सो इम्प्रूव द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ अ लॉयर। अगर हम लॉजिक को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, एक वकील जब प्रैक्टिस में जाता है या वो स्टडी करता है किसी भी केस से रिलेटेड, तो वो उसकी लॉजिकल रीजनिंग, उसकी इस्तदाल, उसकी काबिलियत, उसको जो है वो आगे लेके दलाल क्या है, मतलब आप अक्सर ये देखते हैं कि एक इंसान जब फैसला करता है कोई भी, हमारे इस्लामिक पॉइंट पे भी यही है, हम प्रेसिडेंट को देखते हैं। प्रेसिडेंट क्या है, साबका फैसले होते हैं। हजरत जब आ गया हजरत अबू बकर साहब का जब दौर था, हमारे खलीफा फास्ट थे, उनका जो दौर आया था तब वो क्या देखते थे, कुरान और हदीस को देखते थे। उसके बाद उसके मुताबिक अगर कहीं पर भी कोई ऐसा मामला आ जाता, फैसला नहीं कर सकते थे, तब वो अपने तौर पर उसको देखते हुए, फैसलों को देखते हुए एक नया फैसला करते थे। फिर उनको देखते हुए हजरत उमर ने किया। इस तरह से ये जो हम लोगों के पास आती है ना, रूलिंग्स आती हैं, भाई कानून पास हुआ है, कानून पास होने का मतलब होता है पार्लियामेंट उसने पास किया है। ये जो होते हैं, जो कोर्ट में डिसीजंस होते हैं, इसको आप साइटेशन बोलते हैं, केसला बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये चीज के दो चीजों को देखते हुए, उनकी सच्चाई हकीकत को देखते हुए हम एक नया नतीजा आगे जाके निकालते हैं ताकि हम फैसला कर सकें, हम आगे तक उसका कंक्लूजन निकाल सकेंगे, क्रक्स निकाल सकेंगे, इस हमारे सारी चीज का हुआ क्या है। तो ये इस्तदलाल है, रीजनिंग है, जो कि हम लॉजिकल रीजनिंग इकट्ठे इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी चीज तक, किसी पॉइंट तक पहुंच जाएं, हकीकत पहुंच जाए, किसी चीज की सच्चाई तक पहुंचने के लिए ये चीज है। अब प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है।
प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ लॉजिक में थ्योरेटिकल का तो मैंने आपको बताया कि एक लॉयर के लिए अपने आर्गुमेंट को देखने के लिए, उनकी वैलिडिटी को देखने के लिए वो थ्योरेटिकल लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प लेता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है? प्रैक्टिकल यूटिलिटी में वो कहता है कि अमली तौर पर भी वो जब केस तैयार करके जाता है या आर्ग्यूमेंट करता है तो उस वक्त ये लॉजिक उसकी क्या हेल्प करता है। वहाँ पर उसने कहा है कि वहाँ पर उसके पास दो फॉर्म ऑफ लॉजिक सामने आते हैं। पहला होता है इंडक्टिव और दूसरा है डिडक्टिव। इंडक्टिव डील किया जाता है ट्रायल कोर्ट के टाइम पर। आपको पता है जितनी भी मेहनत होती है, जितना भी केस तैयार होते हैं, जितनी भी एविडेंस होती है वो ट्रायल कोर्ट में होती है, एपीलेट कोर्ट में नहीं होती। एपीलेट कोर्ट में आप अपील करेंगे, अपील का या तो फैसला होता है आपके हक में होता है या केस रिमांड हो जाता है, वापस आ जाता है, या फिर दूसरी पार्टी के फेवर में चला जाता है। वहां पर ज्यादा मेहनत नहीं होती। असल जो केस की तैयारी है, जो पहले दावा है, उसके बाद आपका जवाब दावा है, उसके बाद आपके इशू फ्रेम होने हैं, उस पर आपकी एविडेंस होनी है, एविडेंस के बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, वो वहां पर फैक्ट्स भी देखे जाते हैं, लॉ भी देखा जाता है। उन फैक्ट्स और लॉस दोनों को देखकर जज फैसला करता है। ये ट्रायल कोर्ट में कंप्लीटली तौर पर डिसीजन होता है, लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई गलती रह जाती है, किसी तरह से कोई ना कोई चीज साबित नहीं हो पाती। अक्सर डिस्प्यूट वैसे का वैसे रह जाता है। डिस्प्यूट कभी भी जो पार्टीज का खत्म नहीं होता। आप ये कह दें लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलते हैं, क्योंकि अक्सर अगर एक पार्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो दूसरी पार्टी डिससेटिस्फाइड होगी। वो कहेगी नहीं, मैं इस कोर्ट का फैसला नहीं मानती। अब जज ने मेहनत भी की है, अपना माइंड भी लगाया है, एविडेंस भी दी है, फैक्ट भी देखे। आपको पता है केस के फैसले के लिए फैक्ट एंड लॉ दोनों को देखा जाता है। पहले कोई चीज लॉ के अगेंस्ट ना जाए। अगर लॉ में जाते हुए किसी का कोई नुकसान हो रहा होता है तो आप इक्विटी में की हेल्प ले लेते हैं। इक्विटी आपको इंसाफ प्रोवाइड करती है। तो इक्विटी के जो फार्मूलाज हैं या डॉक्ट्राइन है उसको सिर्फ हल्का फुल्का अडॉप्ट किया जाता है। बेसिकली हम लोगों के कंट्री में इक्विटी जो है वो अप्लाई नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इक्विटी नहीं। इक्विटी के थोड़े बहुत डॉक्ट्राइन हम देखते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट पे कि फैक्ट को देखते हुए भी वो फैसला करता है कि हकीकत क्या थी, वाकई में पार्टी की सिचुएशन क्या थी, मामला असल में क्या था, मैंने क्या नतीजा निकाला। ये चीजें ट्रायल कोर्ट तक डिस्कस हो जाती हैं, लेकिन डिस्प्यूट मोस्टली रह जाता है। पार्टियां अपीलेट फॉर्म पे चली जाती हैं, जहां पर उनको फाइनली तौर पर जो डिसीजन देती है अपीलेट कोर्ट देती है। और ये जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है या डिडक्टिव लॉजिक है जो अपीलेट कोर्ट का है, उसे आप बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग में आपको पढ़ा देती हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग इन लॉ, फर्स्ट वन है arguments in which primacy does not necessarily provide sufficient evidence to conclusion. Second है inductive reasoning is used in the trial court, ये जो मैंने अभी बताया। थर्ड वन है trial court judges studies the fact of the case using principles of logic। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक को अपनाते हुए ट्रायल कोर्ट के जो जजेस हैं वो फैक्ट को रीड आउट करते हैं या उसके बारे में फैसला करते हैं। फिर है he select the appropriate laws and fact from which the case and give the decision। और फिर वो ये कहते हैं कि जो फैसला देते हैं वो भी किसी कानून को पढ़ के कि ये कानून यहाँ पर ऐसे अप्लाई होता है, और लॉज को भी पढ़ेंगे, फैक्ट को भी पढ़ेंगे, उसका वो अपने डिसीजन में कोट कर देते हैं कि ये मैंने फैसला दे दिया है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है? आर्ग्यूमेंट इन विच primacy provides sufficient evidence to conclusion are the deductive arguments। Use of deductive reasoning in law, although a trial court judge logically give the decision, dispute rarely and in trial court। Losing party applies in appellate court। Appellate court judges cannot completely neglect the work done by the trial court। He analyzes correct law and provision applied or not, what are the fact of the case, and then he logically give decisions। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो अपीलेट कोर्ट के जजेस होते हैं वो जो लोअर कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो उनको ऐसे ही निगलेक्ट नहीं कर देते,
उन्हें इग्नोर नहीं करते, वो एनालाइज करते हैं कि आया कि जो ट्रायल कोर्ट का जज था उसने केस को प्रॉपरली समझा भी या नहीं समझा। अगर उसने उसको प्रॉपरली तौर पर समझा तो क्या उसने जो मजवज़ा कानून थे, जो अप्लाइड कानून थे, आया कि उसने वो अप्लाई किए थे अपने फैसले में या नहीं किए थे। आया कि जो गवाहान ज़रूरी थे किसी केस के फैसले के लिए वो इन्होंने करवाए हैं या कि नहीं करवाए। आया कि पार्टीज इस पोजीशन पे थी कि वो अपने फैक्ट को प्रॉपरली तौर पर, अपने केस को प्रॉपरली तौर पर साबित कर सकी थी या नहीं थी। अगर तो कोई लुकैना बाकी नहीं है तो वो उसके ही केस के साथ चलेगा कि जो ट्रायल कोर्ट का जज था उसने जो फैसला किया था वो सही किया। अगर उसको वहां पर लगता है कि नहीं, इसने कोई ना कोई गलती की है, फैसला देते वक्त उससे कोई ना कोई कोताही हुई है, या ये चीज अगर कर ली जाए, मतलब किसी मैटर में पटवारी की रिपोर्ट लाजमी थी आना, जज ने ट्रायल कोर्ट में उस पटवारी की रिपोर्ट आने से पहले ही कोई फैसला सुना दिया, अब ऊपर चला गया, वहां पर एक एप्लीकेशन मूव की गई या आर्ग्यूमेंट किए गए, आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं ज्यादातर, आर्ग्यूमेंट किए गए वहां पर या अपील की गई, उस अपील में ये पॉइंट उठाया गया कि जनाब वाला ट्रायल कोर्ट ने निगलेक्ट किया, जानबूझकर यहाँ पर पटवारी की रिपोर्ट आना जरूरी थी, पटवारी रिपोर्ट दे सकता था कि ये किला नंबर मेरे कब्जे में था या ये किला नंबर ऑपोजिट पार्टी के कब्जे में था, मेरे अगेंस्ट फैसला हुआ है, आप इसको दोबारा रिमांड करें या आप इसके फैसले को उलट दें। तब वो क्या कर सकता है, पटवारी की रिपोर्ट आना लाजमी थी, वो इस चीज पे आन के अगर वो रिपोर्ट उस स्टेज पे मंगवा सकता है खुद भी, अगर वो नहीं मंगवाता वो केस रिमांड कर देगा कि इसको दोबारा सुनो, तुमने ये चीज यहाँ पे गलती की है। मतलब पार्टीज तकरीबन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, मामला ज्यादातर ट्रायल कोर्ट में सेटल्ड हो जाते हैं। लेकिन ये होता है कि जहाँ पर पार्टीज को लग रहा होता है नहीं मेरा राइट इंफ्रिज हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, तब वो अपीलेट कोर्ट तक अप्लाई करती हैं। ये दो फॉर्म है जो कि आपके सिलेबस में भी है ज्यादा, कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। हम यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक है या आपका सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि स्टूडेंट के मेंटल लेवल को, उनके इंटेलेक्ट को थोड़ा सा आप वसी करें, ताकि वो आगे जब लॉ पढ़ेंगे या उससे रिलेटेड पढ़ेंगे या आगे फैक्ट या आप लॉ के बारे में डील करेंगे या आप बाकी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसान का जहन क्या है, गौर फिक्र कैसे की जाती है, किस तरह से किसी नतीजे पर निकला जाता है। ये आज आपका लेक्चर है, नेक्स्ट जो है हम सिलेबस के हिसाब से आपको कंप्लीट करा देंगे।